नमस्कार दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं उसी जोश खरोश के साथ गांधी जी का बुक का दूसरा भाग, क्योंकि गांधी जी ने अपनी जो बुक है उसको भागों में डिवाइड किया और भागों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो मैं भी आपको पार्ट्स में बताता हूँ। दूसरा भाग अब क्या होता है, रायचंद्र भाई उस समय क्या होता है जब गांधी जी समुद्र की यात्रा करते हैं, खाना पानी सब हो जाता है, सबसे मिलते हैं, सीधा सीधा जहाज़ में जाते हैं। चिंता होती है, तूफान में लगा रहता है कि यार तूफान आएगा, क्या होगा, समुद्र में तूफान आ जाइए। तब की बात है जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई करके जब भारत आते हैं, उसी समय क्या होता है जहाज़ से आते हैं, थोड़ा सा तूफान आ जाता है, जहाज़ में सब बीमार पड़ जाते हैं, सब जगह इधर से उधर हो जाती हैं। लेकिन गांधी जी सुरक्षित रहते हैं, ना वो बीमार पड़ते हैं ना ही कोई तकलीफ होती है, क्योंकि गांधी जी जो अपने खाने पीने रहने का चीज़ों का सब इतना अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती जहाज़ में। वो सीधी तरीके से अच्छे से मुंबई बंदरगाह पर पहुंचते। जब मुंबई बंदरगाह पहुंचते तो उनके जो बड़े भाई होते हैं गांधी जी को लिवाने आते हैं। जब लिवाने आते हैं, गांधी जी को लेकर जाते हैं, घर लेकर जाते हैं। तो क्या होता है कि गांधी जी की बड़ी मन में उत्सुकता रहती है कि यार वकील बनकर आया हूँ, माँ को बताऊँगा, पत्नी को बताऊँगा, सबको बताऊँगा। जब घर पहुँचते हैं तो क्या होता है, बड़े भाई पूछते हैं माँ कहाँ है, तो बड़े भाई बताते हैं कि माँ का तो देहांत हो गया। जब गांधी जी को पता लगता है यार बड़ा उदास हो जाते हैं, खूब रोते हैं। उस दिन वो खाना पीना कुछ नहीं खाते, क्योंकि उन्हें लगा था कि यार मेरी आशाएं ख़त्म हो गई, यार मैं कितना सोच कर आया था, कितना खुश होगी माँ मुझे बैरिस्टर बनता देखकर, लेकिन क्या हुआ, माँ ही में रह गई। यार बड़ा दुख होता है। गांधी जी उससे उभरते हैं धीरे धीरे करके। क्या होता है, एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है रेवा शंकर। एक रेवा शंकर भाई होते हैं जो 25 उम्र के होते हैं, अच्छे व्यापारी होते हैं, खूब व्यापार किया करते हैं। गांधी जी से बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो साथ ही वकील भी रहते हैं, तो गांधी जी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो गुरुजी की तरह गांधी जी के साथ रहते हैं, गांधी जी को वकालत सिखाते हैं, सब चीज़ सिखाते हैं। गांधी जी कहते हैं कि मेरे जीवन पर 3 लोगों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। नंबर 1 रायचंद्र भाई, जो एक व्यक्ति थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, मैं बता चुका हूँ आगे आपको। दूसरा था टॉल्स्टॉय। तीसरी थी वैटुक तेरे हृदय में, एक बुक थी जिसका गांधी जी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है कि गांधी जी का जीवन बदलने लगता है। ये कहें कि गांधी जी अंदर से मजबूत होने लगते हैं, गांधी जी का जीवन अच्छा बदल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे संसार में प्रवेश क्या करते हैं। बड़े भाई सबकी आशाएं लगी होती हैं कि भाई वकील बन गया, अच्छा सा यार नाम होगा। मान लो हमारे परिवार में उस समय वकील था डीएम के बराबर, ये कहें कि बड़ा अच्छा मान साहब भी वकील बन जाता, सब लोग देखने आते हैं यार हमारे परिवार में वकील है, सब कहते हैं। उसी तरीके गांधी जी का पिता, सब लोगों का सर ऊंचा हो गया कि भाई वकील बन गया। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम थी गांधी जी को कि यार वकालत नहीं आती थी। वकालत यानी बोल नहीं पाते थे, कानून तो सब पता थे लेकिन बोल नहीं पाते थे। जब ये आते हैं तो क्या होता है, थोड़ी सी एक पीछे है। तो जब गांधी जी अपने परिवार पहुंचते हैं तो परिवार वाले बताते हैं, बड़े भाई कहते हैं कि बेटा गंगा स्नान कर लो, जाति भोज करा दो, यानी सब जितने रीति रिवाज होते हैं वो सब कराए जाते हैं गांधी जी से। और गांधी जी इसी तरह करके क्या करते हैं, गांधी जी इधर जो संसार रहता है उससे खूब परेशान हो जाते हैं, लोगों की बातें सुनते, ताने सुनते, मुकदमे नहीं मिलते। तो जितनी पूरी भड़ास रहती है गांधी जी अपनी पत्नी पर निकालते हैं, पत्नी से झगड़ा करते हैं। उससे एक बार क्या होता है, उन्हें मार देते हैं, पीट देते हैं। गांधी जी खूब मारते हैं, मार के भगा देते हैं मायके। जब एहसास होता है कि यार गलत किया तो उन्हें मनाने जाते हैं, लिवा कराते हैं। क्या होता है, लड़ाई तो सबके परिवार में होती है, सो गांधी जी भी उन्हें मना करके ले आते हैं। गांधी जी इसी तरीके बताते हैं, धीरे धीरे करके मैं संसार में प्रवेश किया। अब गांधी जी संसार में प्रवेश कर लेते हैं, यानी अभी तक गांधी जी बुकों का जीवन जी रहे थे, बुकों में जीवन जी रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके अब किताबों में आ गए। अब दूसरा हम देखेंगे गांधी जी का क्या होता है, पहला आघात लगता है। तो पहला आघात यानी पहला जो चोट पहुंचती है, ज़्यादा बहुत गहरी चोट गांधी जी के मन में लग जाती है। उनके बड़े भाई क्या होता है, राजस्थान के पोरबंदर जो होता जो मुंबई का बंदरगाह होता है, वहाँ पर क्या होता है कि उसका जो नवाब होता है उसके सलाहकार होते हैं, लेकिन उससे बहस हो जाती है। उन्हीं के जो एक अधिकारी रहता है उससे बहस हो जाती है। तो गांधी जी के भाई पर मुकदमा करने के लिए कहता है। तो गांधी जी कहते हैं कि यार तुम वकील हो और वो अधिकारी, अच्छे से तुम दोनों की बात हो जाएगी, चले जाओ मेरा थोड़ा सी बात लेकर के। तो गांधी जी बड़े भाई की बात रहती है तो टाल नहीं पाते, चले जाते हैं। जब जाते हैं तो क्या होता है, जो अधिकारी रहता है गांधी जी से थोड़ी देर बात करता है, फिर पता नहीं उसे क्या होता है, गांधी जी को कहता है आउट, गेट आउट, मतलब भगा देता है, मतलब काफ़ी गालियाँ दे देता है, थोड़ा सा अपशब्द बोल देता है। और गांधी जी को क्या करता है, प्यून को बुलाता है, यानी चपरासी को बुलाता है और गांधी जी को धक्का मार के रूम से बाहर
भगा देता है। जब गांधी जी को बाहर भगा देता है यार बड़ा अफसोस होता है, गांधी जी के मन में इतनी ज़्यादा वो बात लग जाती है, कहते हैं यार ये अधिकारी धीरज भरा नहीं है यार, इसके अंदर बिल्कुल धीरज नहीं है, बड़ा अफसोस होता है। सोचते हैं अब कहते हैं कि मैं किसी झूठे के लिए, कोई भी हो, कभी झूठी सिफारिश लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन मजबूर थे, बड़े भाई थे, इसलिए गांधी जी जाते हैं। लेकिन फिर गांधी जी के मन में बात लग जाती है और कभी झूठी सिफारिश लेकर के गांधी जी नहीं जाते। आगे हम देखेंगे गांधी जी के मन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, समस्याएं होती हैं, बहुत टूट जाते हैं अंदर से। एक हिसाब से देखें तो पहला आघात क्या होता है मुंबई भाई। अब दूसरी बात आती है भाई, दूसरी बात ये होती है जब गांधी जी मुंबई में होते हैं तो बड़े भाई सब इनके लिए मुकदमा खोजने लग जाते हैं कि यार छोटा भाई वकील बना है, चलो उसके कामकाज के लिए वकील मुकदमे खोजे जाएं। यानी मुहिर जितने होते हैं, मान लो मेरा केस हो, मैं गांधी जी के पास जाऊँ, मैं मेरा छोटा भाई या बड़ा भाई वकील बन जाए तो मेरी पहुंच हो तो मैं क्या करूँगा, लोगों को खोज के कि यार मेरा भाई वकील है, मेरा भाई वकील है, अच्छा वकालत है, लंदन से पढ़कर आया। अगर बता दूँ तो सारे लोग जो होते हैं गांधी जी के पास आते हैं। काफ़ी उस समय क्या होता है कि सब ढूंढते रहते हैं, गांधी जी की बात चलती रहती है, लेकिन गांधी जी को कोई मुकदमा धीरे धीरे करके नहीं मिलते हैं, गांधी जी को मुकदमा नहीं मिलते। धीरे से करके एक मुकदमा आता है मीमाबाई का। जब गांधी जी के पास वो मुकदमा आता है तो गांधी जी क्या होता है कि वहाँ पर मुकदमा पहले से डरे समय रहते हैं, लेकिन अपनी अर्जी कोर्ट में याचिका दायर करते हैं और जब उनका केस लेकर के जज के सामने जाते हैं तो गांधी जी की फिर वही पुरानी प्रॉब्लम हो जाती है। आंखों के सामने अंधेला, पैर कांपने लग जाते हैं, थरथरा के वहीं पर गिर जाते हैं। जब गिर जाते हैं तो क्या होता है कि दूसरा वकील आता है, सब हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और दूसरा वकील आता है 2 मिनट में मुकदमा सुलझा देता है। सो गांधी जी कहते हैं कि अब मैं कभी कोई मुकदमा नहीं लूँगा यार। लेकिन गांधी जी लिखते हैं ये सारा डर, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, सब जा कर के मेरी दक्षिण अफ्रीका में दूर होती हैं, और गांधी जी इस प्रकार कोई मुकदमा फिर दोबारा नहीं छूते हैं। आगे हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका की तैयारी क्या होता है। जब ये हो जाता है मुकदमा वाला केस और अधिकारी उन्हें भगा देता है, मतलब पीऊन से धक्का दिवा करके, तो गांधी जी उसी दुख में बैठे रहते हैं कि यार ये अच्छा नहीं था यार, अधिकारी बिल्कुल उसके धीरज नाम की चीज़ नहीं थी, यानी मन में सहनशीलता यार पेशेंस कुछ नहीं था उसके अंदर। मतलब गांधी जी को बहुत अफसोस होता है। उसी समय जो बड़े भाई होते हैं, जिनके यहाँ ये बड़े भाई इनके सलाहकार होते हैं, तो उनका एक मुकदमा चला करता है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में मुकदमा चला करता है, तो वो क्या कहते हैं कि यार तुम्हारा गांधी जी के भाई कहते हैं कि यार तुम्हारा भाई वकील है, उसको भेज दो वहीं दक्षिण अफ्रीका में, तो अच्छा पैसा कमाएगा, पहचान में करा दूंगा, लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ बेरोज़गार है। तो गांधी जी को जब ये बात पता चलती है, उनके बड़े भाई बताते हैं, गांधी जी खुश कि यार एक और नया देश घूमने को मिलेगा। अब गांधी जी क्या करते हैं, वो जितना भी गम रहता है सब धीरे धीरे करके भूल जाते हैं, और सेठ दादा अब्दुल्ला रहते हैं, उनका मुकदमा 10 लाख पाउंड का होता है। उसी केस में गांधी जी को अब अफ्रीका जाना होता है, नेटाल पहुंचना। यानी नेटाल क्या होता है, डरबन बंदरगाह जिसको नेटाल कहते हैं। तो जब गांधी जी यहाँ से देश से अपने अफ्रीका के लिए रवाना होते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर अफ्रीका के लिए रवाना होते हैं, पत्नी से, थोड़ा सा बच्चे से, सबसे दूर होना होता है। फिर से बोलते हैं 1 साल की बात है, लेकिन आगे हम देखेंगे गांधी जी 1 साल नहीं, वहाँ कम से कम 20 साल रहते हैं। गांधी जी बड़े दुखी मन से सबसे उदास, सबसे विदा ले करके वहाँ अफ्रीका के लिए रवाना होते हैं। जब आप रवाना होते हैं धीरे रास्ते में क्या होता है, लामू बंदरगाह पर पहुँचते हैं, खेलते कूदते कप्तान से दोस्ती हो जाती है, उससे चेस वेस खेलते हुए अफ्रीका मई के महीने में पहुँचते हैं। यानी नेटाल बंदरगाह जो अफ्रीका में था, वहाँ मई के महीने में पहुँचते हैं। इस बार ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती, क्योंकि गांधी जी पहले लंदन व इंग्लैंड जा चुके थे। सो उन्हें जहाजी यात्रा की सारी जानकारियाँ थी, सारी सब चीज़ थी कि क्या प्रॉब्लम्स होती क्या। लेकिन गांधी जी अभी भी शाकाहार थे, सब चीज़ें। अब देखेंगे गांधी जी के जीवन में आगे बदलाव क्या होता है, अनुभवों की बगानी। उसी समय नेटाल बंदरगाह पर पहुँचते हैं, जिसे डरबन बंदरगाह भी कहते हैं। तो उस वहाँ पर भारतीयों की कोई इज्जत नहीं होती थी। मतलब जैसे कि हमारे देश में गांधी जी लिखते हैं कि जैसे हमारे देश में उस समय 80 लोगों की कोई इज्जत नहीं होती समाज में, उन्हें गांव से बाहर भगा दिया जाए, जब जिसका मना, जैसे मतलब काफ़ी अत्याचार होता था। उसी प्रकार जो डरबन बंदरगाह था अफ्रीका के, वहाँ पर भी जो भारतीय थे उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं होती। लेकिन गांधी जी की पोशाक अच्छी थी, सो गांधी जी से इज्जत से बात करते हैं। आगे गांधी जी बताते हैं कि सेठ दादा अब्दुल्ला का मुकदमा रहता है, वो सबसे परिचय करा देते हैं। गांधी जी का धीरे धीरे परिचय हो जाता है सभी से, और जितने भी रहते हैं। तो एक बार क्या होता है, गांधी जी यहाँ पर लिखते हैं कि जब वो कैप पहने रहते हैं गांधी जी, यानी टोपी पगड़ी, तो क्या होता है, एक डीएम होता है, गांधी जी को घूर के देखता है, कहता है टोपी उतार। गांधी जी को मतलब कहता है टोपी उतार नीचे।
मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा नीचे रखा जाता था कि कोई अगर गोरे काले का वहाँ भेज था, अगर कोई गोरा तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तो आप कैप नहीं लगा सकते थे, कोट पैंट नहीं पहन सकते थे। और आगे हम देखेंगे क्या क्या अत्याचार किया करते। तो गांधी जी इसमें बहस हो जाती है काफ़ी। तो गांधी जी क्या करते हैं कि सोचते हैं यार इससे झगड़ा तो कर नहीं सकता, यार दूसरे का देश है, वो अधिकारी भी है। तो गांधी जी कैप उतार देते हैं वहाँ पर, लेकिन उस कैप को भारत भेज देते हैं कि यार मैं कैप की बेइज्जती नहीं होने दूंगा, नीचे थोड़ी नहीं रखूँगा, मैं भारत भेज दूँगा। भारत भेज देते हैं और गिरमिटिया कहा जाता है। यहाँ से जितने मजदूर जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी जाति या धर्म के हों, जितने भी काले लोग होते हैं जो वहाँ काम करने जाते हैं, अश्वेत लोग, उनको गिरमिटिया कहा जाता है। अखबारों में चर्चा खूब होती है, गांधी जी की बातें काफ़ी छप जाती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब पिटोरिया होता है जहाँ पर सेठ दादा अब्दुल्ला का मुकदमा चल रहा होता है। तो वहीं पर क्या होता है, जब गांधी जी जाते हैं ईसाइयों के संपर्क में आते हैं, काफ़ी बातचीत करते हैं। सेठ दादा अब्दुल्ला का मुकदमा यहीं पिटोरिया में चलता होता है, जिसके लिए गांधी जी गए होते हैं। ठीक है, पिटोरिया गया, वहाँ आदि तरह के लोगों से मिले, 8 दिन रहे, पुस्तकें पढ़ी, लोगों से बातचीत किया, व्यवहार समझा, सब चीज़ समझा। और क्या होता है, गांधी जी पिटोरिया जब जाया करते तो वहीं पे ट्रेन से जाते हैं, तो गांधी जी का टिकट जो रहता है उच्च लेवल का रहता है, यानी जहाँ गोरे लोग बैठा करते हैं गांधी जी भी वहाँ बैठ जाते हैं। तो क्या होता है कि जब गांधी जी बैठ जाते हैं तो एक गोरा जब गांधी जी को देखता है तो वो उन्हें डांट फटकार देता है, मार वार देता है, 1-2 हाथ मतलब कि काफ़ी दुर्व्यवहार कर देता है। सो गांधी जी काफ़ी निराश होते हैं, लेकिन ये होता है कि रात हो गई यार, अब हमको जाना भी है, अगर इसके मुँह लगता हूँ कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे करके गांधी जी उस तरीके से पहुँचते हैं, काफ़ी डांट सहनी पड़ी, अत्याचार सहना पड़ा, गांधी जी लिखते हैं, और बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। इस प्रकार धीरे धीरे करके गांधी जी चार्ल्स टाउन की ओर ट्रेन इनकी चलती है, फिर वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ दादा सेठ जो अब्दुल्ला रहते हैं, जिनका मुकदमा 10 लाख पाउंड का होता है, जिसके लिए गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका जाते हैं मुकदमे के लिए। वहाँ उनसे मिलते हैं, उनके एजेंट गांधी जी को लेने आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अधिक परेशानी क्या होती है। जो ट्रेन होती है जब चार्ल्स टाउन पहुँचती है तो एक दिन देर से गांधी जी पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ टिकट नहीं मिलती। जो गोरे होते हैं सिर्फ उनको टिकट दी जाती, काले लोगों को नहीं दी जाती। गांधी जी सिफारिश करते हैं, जो टिकट कलेक्टर जो जहाँ से मतलब टिकट मिलती है स्टेशन, जो जहाँ पे मतलब टिकट ट्रेन की मिलती हैं, गांधी जी वहाँ पर जाते हैं, उनसे सिफारिश करते हैं, सर प्लीज़ प्लीज़। जब वो इतना गांधी जी सिफारिश करते हैं तो वो क्या करते हैं, गांधी जी को एक टिकट दे देते हैं, कहते हैं आप जो प्रॉब्लम हो आप समझ लीजिए, मुझसे कोई मतलब नहीं। गांधी कहते हैं ठीक है मैं समझ लूँगा, आप बस टिकट दे दीजिए। जब वो गांधी जी को टिकट दे देते हैं तो एक बार देखें आप ऊपर कि गांधी जी गोरों के बीच में बैठकर थोड़ा सा झगड़ा दुर्व्यवहार सहना पड़ा, लेकिन गांधी जी दोबारा फिर से टिकट ले लिए उच्च लेवल का, जहाँ पहले दर्जे का जहाँ पर गोरे लोग बैठते थे। जब गांधी जी टिकट ले लेते हैं तो क्या होता है, एक अंग्रेज़ों के बीच में गांधी जी बैठ जाते हैं, अंग्रेज़ों के बीच में बैठ जाते हैं। जब अंग्रेज़ों के बीच में बैठ जाते हैं तो क्या होता है कि एक अंग्रेज़ आता है, गांधी जी को घूर कर देखा करता है। जब घूर कर देखता है तो गांधी जी भी उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन गांधी जी थोड़ा सा डर जाते हैं कि यार ऐसे क्यों घूर रहा है। तो गांधी जी कहता है अलग हटो, मुझे इस सीट पर बैठ के सिगरेट पीनी है। गांधी जी कहते हैं सर आप बाहर पी लीजिए, यहाँ मुझे धुआं नुकसान करेगा, मैं नहीं पीता। बस गांधी जी ने इतना विरोध किया था कि गांधी जी को उसने मारना स्टार्ट कर दिया, काफ़ी मारा, घूंसे से, किल्ली से, तमाचे मार दिए, काफ़ी दुर्व्यवहार किया और कहा कि मिल अगले स्टेशन तुझे जान से मार दूंगा, ये वो काफ़ी धमकी दी। लेकिन गांधी जी क्या करते हैं, एक पोल होता है उसको पकड़ लेते, बैठे रहते हैं, कहते हैं मार ले जितना मार रहा हूँ, मैं नहीं हट रहा, यहीं बैठूंगा। काफ़ी मार खाते हैं, ट्रेन से धक्का वक्का मारने लगता है, लेकिन गांधी जी उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं, वहीं पर बैठ। हम देखेंगे गांधी जी बहुत मार खाते हैं, बहुत मारता है, गांधी जी का शरीर दर्द करता है। जैसे तैसे गांधी जी सोचते हैं कि यार जब मैं पहुंचूंगा दादा सेठ अब्दुल्ला से, उसकी शिकायत करते हैं, वहाँ के उच्च अधिकारियों से उस अंग्रेज़ की शिकायत करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि जितने भी अधिकारी रहते हैं दक्षिण अफ्रीका में सारे अंग्रेज रहते हैं। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता गांधी जी की शिकायत का। गांधी जी वो अपमान सह लेते हैं और कहते हैं कि अब मैं इस देश से दक्षिण अफ्रीका से काले गोरे का भेद मिटा कर रहूँगा, और जान से लड़ जाते हैं। लेकिन एक अफसोस होता है कि यार मुकदमा ख़त्म करके मुझे भारत जाना है। बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि यार मैं कैसे मिटा पाऊँगा काले गोरे का भेद, लेकिन कहते हैं कि मैं मिटा के जाऊँगा, एक दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। आगे हम देखेंगे जब हम पहुँच जाते हैं किसी तरह से 8 बजे रात को पिटोरिया पहुँचते हैं। जब गांधी पिटोरिया पहुँचते हैं तो पिटोरिया में जो होता है, पिटोरिया एक स्थान है। अब वहाँ का पहला दिन क्या होता है, पिटोरिया में जब पहुँचते हैं तो वहाँ का पहला दिन गांधी जी काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन वहाँ उस दिन जैसे अपने यहाँ सैटरडे संडे किसी दिन बाज़ार बंद रहती, मार्केट बंद रहती,
वैसे ही जब गांधी जी पिटोरिया पहुँचते तो वहाँ पर का भी मार्केट सारी बंद रहती। स्टेशन में 2-3 आदमी दिखते हैं तो गांधी जी यार सोचते हैं यार मैं अकेला, कोई एजेंट लेने आता नहीं इस बार गांधी जी। जब कोई एजेंट नहीं लेने आता गांधी जी परेशान होते हैं, लेकिन इधर उधर भटकते रहते हैं। टिकट जो टिकट होता है उसके पास जाते हैं, सर मैं कहाँ जाऊँ, कोई होटल बता दीजिए, वो ज़्यादा जवाब नहीं देता। गांधी जी को परेशान देख करके जो एक ईसाई होता है वो होता है पादरी, मतलब कि जो ईसाई मिशनरी चला करती हैं उनमें जो जैसे हमारे पंडित होते हैं, मौलवी साहब होते हैं, उसी तरीके से उनमें होते हैं पादरी। वो गांधी जी को परेशान देखता है, मदद करता है, कहता है कि आप चलिए मैं आपको एक होटल ले चलता हूँ, सो आप वहाँ पर रुक सकते हैं रात को। तो गांधी जी सोचे यार मैं इसको जानता नहीं, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। सो गांधी जी उसके पीछे पीछे चल देते हैं, उसके पग कदमों के पीछे पीछे चल देते हैं। वो एक होटल पे ले जाता है। जब गांधी जी होटल पर पहुंचते हैं तो गांधी जी थोड़े से सांवले होते हैं, अश्वेत होते हैं, मतलब कि हमारे लोगों जैसे होते हैं लेकिन ज़्यादा गोरे नहीं होते। सो क्या होता है कि गांधी जी को जो मैनेजर होता है होटल का वो कहता है सर मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, मैं आपको जहाँ मेहमान होटल में खाना बैठ के खाते हैं मैं आपको वहाँ खाना नहीं दे सकूँगा, लेकिन आपको मैं वहाँ खाना दे दूँगा, आपके रूम पे आपको खाना पहुँचा दूँगा, लेकिन आपको मैं यहाँ नहीं बुला सकता। तो गांधी जी कहते हैं कि मुझे मंजूर है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप जहाँ चाहें वहाँ मैं रह लूँगा, मुझे आप खाना दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सो गांधी जी को खाना देना वो स्टार्ट करता है, लेकिन गांधी जी उससे अच्छा व्यवहार बना लेते हैं। जो गांधी जी को लेकर आता है वो भी पादरी रहता है, उससे अच्छा व्यवहार बन जाता है। गांधी जी उससे बातचीत करते हैं, वो अपने दोस्तों से मिलाता है। जो होटल का मैनेजर होता है उससे भी गांधी जी अच्छे से अपने निर्मल निश्चल अच्छे यानी गुणी स्वभाव की वजह से सबको मोहित कर लेते थे। उस होटल के मैनेजर को भी ऐसे दोस्ती कर लेते हैं, और जब दोस्ती कर लेते हैं तो वो होटल का जो मैनेजर होता है कहता है सर आप वहाँ खाना खाने आ सकते हैं जहाँ सब खाना खाते हैं, मैं किसी की टेंशन नहीं लेता, आप आ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह के ईसाइयों से चर्चा करते हैं, सब विषय में ईसाई धर्म के विषय में चर्चा करते हैं गांधी जी। सभी से अब धीरे धीरे मिलते जाते हैं। अब हिंदुस्तानी पिटोरिया में कितने भी पिटोरिया जो होता है वहाँ पे हिंदुस्तानी भी बहुत रहते हैं, उनसे भी गांधी जी की मुलाकात होती है, उनसे भी बोलचाल होती है। गांधी जी उनसे भी व्यवहार बढ़ाते हैं, धीरे धीरे करके मिलते जाते हैं। दादा सेठ अब्दुल्ला और तैयाब हाजी अली जो रहते हैं भारत के लेकिन दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ के नेता होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे हमारे यहाँ कितने लोग होते हैं, यहाँ से जाकर मुंबई में है, कहीं कहीं जाकर हमारे देश के आज भी कितने लोग हैं जो विदेशों में जाकर के वहाँ के नेता हैं। उसी प्रकार जो हाजी अली थे और तैयाब सेठ जिनके लिए गांधी जी जो थे, जिनके मुकदमे के लिए गए थे, ये वहाँ पर वहाँ के नेता थे, यानी हमारे लोगों के, भारतीयों के, अश्वेत लोगों के नेता थे। लेकिन नेता होने के बावजूद लोगों के साथ बहुत अत्याचार हुआ करता था। जो अश्वेत लोग थे उनके साथ बहुत अत्याचार होता था, उनके अधिकारों का खूब हनन किया जाता था, कोई मतलब नहीं था उन पर मुकदमा, उन्हें ज़बरदस्ती पीट दिया जाता था, कोई काम होता उनसे ज़बरदस्ती छीन लिया, उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। इनके नेता होने का कोई मतलब नहीं था। जब गांधी जी के साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार हुआ, आगे हम देखेंगे, बड़ा बुरा लगता है। गांधी सोचते हैं यार कोई मतलब नहीं है यार मेरा, गांधी जी को बहुत बुरा लगता है। आगे हम देखते हैं कुलीनपन क्या होता है। उसी समय आरेंट फ्री स्टेट करके एक कानून आता है, उस कानून के जरिए 1888 में आता है। उसमें हिंदुस्तानी जितने भी पदों में रहते हैं, जितने अधिकार होते हैं वो सब छीन लिए जाते हैं। सड़कों पे चलने का अधिकार, सिनेमा का अधिकार, ट्रेनों का टिकट का अधिकार, रोड पे चलने का अधिकार कि 9 बजे के बाद आप नहीं चल सकेंगे, सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। उस कानून के जरिए सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। जो जितने भी हिंदुस्तानी रहते हैं बड़े परेशान होते हैं। लेकिन क्या होता है, गांधी जी को तो रात में टहलने की आदत होती है। ये होता है कि 9 बजे के बाद आप नहीं टहल सकते, लेकिन गांधी जी खाना ही देर से खाते थे तो रात को टहलने की आदत थी। डर भी लगा रहता था कि कोई यार अंग्रेज पकड़ के पीट न दे। और हुआ भी एक बार ऐसा, गांधी जी की पिटाई भी हो गई। पता है वो कैसे, कि गांधी जी खाना खा करके, एक अंग्रेज़ दोस्त थे जो गांधी जी की मदद करते, उनके साथ रोड टहलने जाया करते थे। तो एक अधिकारी का बंगला होता है, तो उसके सामने से रोड निकलते हैं, उनके सामने एक पुलिस वाला लगा रहता है। वो रोज़ गांधी जी को घूर के देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो अंग्रेज़ उनके साथ रहता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो अंग्रेज़ गांधी जी के साथ रहता है वो अपने घर किसी कारणवश चला जाता है, तो गांधी जी अकेले निकल जाते हैं। जब अकेले गांधी जी निकल जाते हैं तो वो अंग्रेज़ गांधी जी को देखता है, कहता है इधर आ। गांधी जी को बुलाता है। यार गांधी जी थोड़े से डर जाते हैं कि यार क्यों बुला रहा है। बुलाता है, गांधी जी से कोई सवाल जवाब नहीं करता और गांधी जी को पीटने लग जाता है, काफ़ी पीट देता है। गांधी जी वहाँ पर उदास होते हैं और गांधी जी को भगा देता है वहाँ से धक्का मार के। जब गांधी जी को भगा देता है, गांधी जी को बड़ा अफसोस होता है। गांधी जी कहते हैं मैं इसकी शिकायत करूँगा, लेकिन
जो दादा सेठ अब्दुल्ला रहते हैं, जब गांधी जी ये बात उनसे बताते हैं तो वो कहते हैं चलिए हम चलते हैं उस अधिकारी के भाई जो सिपाही है उसके खिलाफ क्लेम करेंगे, ये वो काफ़ी बातचीत बताते हैं। चलिए कौन है देखते हैं, हमारे नेता थे भाई, तो कहते हैं चलिए देखते हैं कौन है। तो इतनी बात होती है, लेकिन गांधी जी कहते हैं जाने दीजिए, हटाइए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो गई है। वो अपने अधिकारी का पालन कर रहा था, अधिकारों का जो उसने दिया है, आज चीज़ें गांधी जी बताते हैं और उसको कोई उस पर केस वेस नहीं करते हैं। लेकिन अब क्या होता है, मुकदमे की तैयारी जब सब चीज़ हो जाती है, जिसके लिए गांधी जी भारत से अफ्रीका जाते हैं, दादा सेठ अब्दुल्ला का 10 लाख पाउंड का केस रहता है। उस केस में क्या होता है, इतनी बड़ी रकम का होता है कि जितने नेता, अधिकारी, डीएम, एसपी, जितने भी उस समय अधिकारी होते हैं, सब वकील जज जितने होते हैं, सब क्या करते हैं कि अपना अपना हिस्सा नोचने लग जाते हैं। जैसे मान लो कोई मेरा मुकदमा हो या आपका बड़ा मुकदमा हो तो वकील पैसे नहीं नोचते हैं, उसी तरीके दादा सेठ अब्दुल्ला और जो अदर थी उससे भी नोचते हैं। तो गांधी जी क्या करते हैं, उस मुकदमे का एनालिसिस करते हैं, उसको समझते हैं कि यार मुकदमा है क्यों, मुकदमा है क्या, समझते हैं। और क्या करते हैं, गांधी जी दादा सेठ अब्दुल्ला से बातचीत करते हैं कि और वो जो अदर रहते हैं, जो जिनके खिलाफ मुकदमा होता है, दोनों को बुलाते हैं और बातचीत करते हैं, समझौता करवा देते हैं। जब बातचीत करते हैं कि इसमें आपका घाटा है इतना, ये लूटते हैं, सारी सच्चाई समझा देते हैं मुकदमे की। तो दादा सेठ अब्दुल्ला और जो अदर रहता है जिनके खिलाफ होता है, दोनों को बात समझ में आ जाती है और दोनों समझौता कर लेते हैं। जब दोनों पार्टी समझौता कर लेते हैं तो क्या होता है कि इतना बड़ा मुकदमा जो 10 लाख पाउंड का था, 50 वकील, जज, अधिकारी सब लूट रहे थे, गांधी जी ने पूरा मुकदमा एक बार में सॉल्व कर दिया। छोटी सी बात में गांधी जी ने दोनों में समझौता करा दिया। अब गांधी जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं, जो बोलना नहीं जानते थे, किसी से बातचीत नहीं कर पाते थे, इतना बड़ा मुकदमा सुलझा दिया। गांधी जी की तो खुशी का सीमा नहीं, यानी आउट ऑफ कंट्रोल बिल्कुल से। तो क्या होता है, गांधी जी बहुत खुश होते हैं, पूरा मुकदमा सुलझा देते हैं। अब क्या होता है, धार्मिक मंथन, इसके बाद जब मुकदमा सुलझ जाता है तो कई लोग आते हैं गांधी जी से कहते हैं कि सर अब आपका मुकदमा, सब चीज़ें, आप सब प्रॉब्लम से हट गए हैं। जो अधिकारी होते हैं ईसाई कहते हैं कि सर आपका सारा मुकदमा तो शांत हो चुका है, अब आप क्या करें, ईसाई धर्म ग्रहण कर लें, आप बड़े अच्छे हैं, नेक हैं और सारी आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। तो गांधी जी उनको जवाब देते हैं कि मैं अपने धर्म, हिंदू धर्म को अभी तक सही से नहीं जान पाया। जब तक मैं अपने धर्म को उचित तरीके से, सही गलत क्या है सब चीज़ जान न लूँ, तब तक मैं ईसाई धर्म ग्रहण नहीं करूँगा। धार्मिक मंथन करते हैं, सब चीज़ करते हैं। अब क्या करते हैं, को जाने काल की, गांधी जी यहाँ लिखते हैं को जाने काल की, यानी कौन जानता है कल क्या होगा। तो मुकदमा ख़त्म होता है, सब डरबन, गांधी जी डरबन जाते हैं। जब डरबन जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, हिंदुस्तानी, जब गांधी जी का होता है कि अब यार चलो हिंदुस्तान चला जाए, मुकदमा शांत हुआ, लेकिन गांधी जी के मन में एक कसक रहती है, यार मेरे साथ इतनी इंसल्टी हुई, मेरी इतनी बेइज्जती हुई थी उस ट्रेन में, हर जगह, यहाँ पर जगह जगह पर हर एक हिंदुस्तानी या हर एक अश्वेत के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार होता है, यार मैं उसका बदला लेने का प्रण लिया था, लेकिन अफसोस है कि मुझे आज जाना पड़ रहा है। तो जो मुकदमा दादा सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा गांधी जी जो मिनटों में सुलझा देते हैं, महीनों का मुकदमा, उस खुशी में गांधी जी के लिए दादा सेठ अब्दुल्ला एक पार्टी रखते हैं। सब अधिकारी आते हैं, जितने हिंदुस्तानी रहते हैं, बड़े बड़े लोग जितने भी होते हैं, सब आते हैं गांधी जी से मिलने। तैयाब सेठ, हाजी अली सब मौजूद रहते हैं। उसी समय क्या होता है, गांधी जी साइड में बैठ करके एक आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं। उसमें लिखा होता है कि हिंदुस्तानियों के अधिकारों का ये कानून है, जो कानून आया था, आपको बता दूं, जिसके ज़रिए अधिकारों का हिंदुस्तानियों के हनन किया जा रहा था, उसके विरोध में एक आर्टिकल होता है। गांधी जी उसको समझते हैं और लोगों को पढ़ के सुनाते हैं कि आप इस कानून से ऐसे विरोध कर सकते हैं और ऐसे बच सकते हैं, इस कानून को ऐसे नष्ट कर सकते हैं या ऐसे करके रोक सकते हैं कानून को। तो जितने भी वहाँ लोग रहते हैं अधिकारी, वो सब गांधी जी के पीछे हो जाते हैं। गांधी जी से क्या कहते हैं वो लोग, इतनी अच्छी उन लोगों को बात लगती है कि सर आप हमारा नेतृत्व कीजिए, आपके रहने खाने का जितना भी होगा हम आपका खर्च उठा लेंगे। गांधी जी के खुशी की सीमा नहीं रहती कि यार जो मैं सोच रहा था वही हो गया, मैं यहाँ रुकना चाह रहा था, कोई वजह नहीं थी, वजह मिल गई। अब गांधी जी रुक जाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, एक पार्टी बना लेते हैं और जितने भी ये कानून का जो विरोध करने के लिए एक आर्टिकल पेपर में छपवा देते हैं। जब पेपर में छपवा देते हैं, वहाँ के अखबार में, न्यूज़पेपर में, तो
तो ये बात जन जन तक पहुंच जाती है। जितने भी अश्वेत लोग रहते हैं, जितने भी काले लोग रहते हैं, या जितने भी गिरमिटिया यानी जितने भी बाहर से काम करने जाते हैं, जिनके साथ अत्याचार हुआ करता है, वो सब एक साथ मिल जाते हैं और गांधी जी के पीछे हो जाते हैं। गांधी जी एक बहुत बड़ी पार्टी बना लेते हैं और उस पार्टी को चलाने के लिए सबसे चंदा लिया करते हैं, सबसे चंदा इकट्ठा करते हैं और पार्टी बना लेते हैं। अब नेटाल में क्या होता है, सब कहते हैं कि सर आप यहीं रहिए और नेटाल में बस जाइए, हम आपका सारा खर्च उठा लेंगे। दादा सेठ अब्दुल्ला उस समय क्या होता है, वहाँ के नेता रहते हैं, हाजी अली दोनों नेता रहते हैं, इनके साथ गांधी जी इनको भी अपने साथ मिला लेते हैं और बहुत बड़ी पार्टी बना लेते हैं। नेटाल में गांधी जी को बसा दिया जाता है, कहते हैं मैं आपका सारा खर्च उठा लूँगा। सब लोग मिल करके गांधी जी को वहीं दक्षिण अफ्रीका में रोक लेते हैं और एक बहुत बड़ी पार्टी तैयार कर देते हैं। मतलब कि गांधी जी ये समझिए वहाँ कुछ नहीं था, जो बोलना नहीं जानता था जो व्यक्ति, आज उनके व्यक्तित्व में उथल पुथल हो रही थी, यानी सुधार हो रहा था। जो थोड़ा सा भाषण देना पड़ता था, किसी से बातचीत करनी पड़ती थी, आंखों के आगे अंधेला छा रहा था, आज वो इतनी बड़ी पार्टी का लीडर बन गया। समझ सकते हैं आप, गांधी जी के जीवन में बहुत सारा पलटाव आता है। अब क्या होता है कि जो कानून होता है उसका विरोध करने के लिए गांधी जी न्यायालय में अपनी याचिका दायर करने जाते हैं। तो क्या होता है, जो न्यायालय होता है वो गांधी जी की याचिका को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर कोई गोरा किसी काले का यानी अश्वेत का केस नहीं लिया करता था। तो गांधी जी क्योंकि अश्वेत थे, सो कोर्ट में घुसना अश्वेतों का वर्जित था। जैसे कि हमारे देश में गांधी जी लिखते हैं, उस समय मंदिरों में एससी ओबीसी या नीचे की जितनी भी कास्ट होती थी उनका मंदिरों में घुसना वर्जित था। उसी तरीके वहाँ कोर्ट में या उच्च जगहों पर अश्वेत लोगों का, गिरमिटिया लोगों का घुसना नामंजूर था, यानी विरोध में था। यहाँ ही कोई घुस जाता था तो उसे तुरंत मारा जाता था, पीटा जाता था और उसे बाहर भगा दिया जाता था। जब इतना होता है तो गांधी जी का खून खौल जाता है कि यार मैं इतनी बड़ी पार्टी बना लिया, ये वो। गांधी जी कहते हैं कि अब तो मैं निपटा के रहूँगा, ये जितना भी भेदभाव है अब निपटा के रहूँगा। और यही जो विरोध वाली बात होती है, गांधी जी क्या करते हैं भाई, इसको पेपर में छपवा देते हैं। वहाँ के जो न्यूज़ पेपर होता है उसमें इस बात को छपवा देते हैं कि अश्वेत लोगों को न्यायालय में प्रवेश नहीं दिया जाता, जबकि कानून में था कि दिया जाता है, लेकिन वहाँ जो गोरे अधिकारी थे वो नहीं देते थे। अब जब ये बात जन जन तक के कानों में पहुँचती है तो लोगों का जलजला निकल आता है, एक आंदोलन टाइप का हो जाता है। बड़ी पार्टी, गांधी जी अब बड़ी पार्टी के सच में नेता बन जाते हैं, बहुत बड़ी पार्टी इकट्ठा कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जो गांधी जी पार्टी बना लेते हैं उसका नाम देना होता है नेटाल में उसका करते हैं तो इंडियन कांग्रेस उसी समय भारत में होती है। तो अब क्या करते हैं, गांधी जी सोचते हैं कि यार नया नाम सही नहीं है, तो गांधी सोचते हैं इससे भारत की जो पार्टी है उसका भी नाम होगा और मुझे भारतीय होने पर गर्व भी होगा। तो गांधी जी जो पार्टी रहती है उसका नाम रख देते हैं इंडियन कांग्रेस। सन 1894 में मई 22 तारीख को अपनी पार्टी इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं और एक बड़ी पार्टी का निर्माण करते हैं, एक सफल नेता बनते हैं। अब गांधी जी का असली जीवन स्टार्ट होगा, जहाँ से वो बापू बनने के ऊपर गांधी जी को ये था कि वहाँ सब भाई कह के बुलाते थे। सो बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, गांधी जी को भाई कह के बुलाया जाता था। आगे हम देखेंगे बाल सुंदरम। उस समय गांधी जी एक बहुत बड़े नेता बन चुके होते हैं, तो बाल सुंदरम नाम का एक नौकर या व्यक्ति होता है, हम कह सकते हैं। तो एक अंग्रेज के यहाँ वो काम किया करता है, तो अंग्रेज का मूड खराब होता है, थोड़ा सा गुस्से में होता है, बिना वजह उस बाल सुंदरम व्यक्ति को बहुत मारता है, बहुत पीटता है, उसके 2 दांत तोड़ देता है आगे के और हाथ भी उसका तोड़ देता है। वो रोते हुए गांधी जी के पास आता है, वो अश्वेत रहता है जो रोता हुआ आता है, कहता है सर मेरे अधिकारों का हनन हुआ, मुझे मारा गया, मैं विरोध करूँगा कानून का। लेकिन क्या था कानून, तो भाई आप बता चुका हूँ कि मैं काले लोगों का या अश्वेत लोगों का कोर्ट में वर्जित था ही नहीं जाना। सो गांधी जी क्या करते हैं, अब नेता बन चुके थे तो जितने भी अधिकारी थे गांधी जी से डरते भी थे कि यार ये आंदोलन कर देंगे, बहुत बड़ा जलजला निकल जाएगा, लोग यहाँ मार काट कर देंगे, यानी खून खराबा ना हो जाए। तो गांधी जी उसको लेकर जाते हैं उस अंग्रेज के पास, कहते हैं कि आप इसको वापस रख लीजिए, ये सही से काम करेगा। तो वो कहता है मुझे नहीं रखना इसे, आप इसे भगा दीजिए, कहीं भी इसको मार दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो गांधी जी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं बाल सुंदरम, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें दूसरा मालिक दिलाऊंगा। और गांधी जी इस प्रकार दूसरा अंग्रेज मालिक उसको दिलाते हैं, उसके अधिकारों को फिर से उसे सम्मान दिलाते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे गांधी जी एक बड़े नेता बन चुके थे
कि वहाँ रह कर के, दूसरे के देश में रह कर के इतनी बड़ी पार्टी बना लेते हैं और लोगों को अधिकार दिलाने लग जाते हैं। हम देखेंगे 3 पाउंड का कर, उसी समय क्या होता है, जितने भी गिरमिटिया होते हैं, गांधी जी उनका अध्ययन कर रहे होते हैं, तो उसी समय जितने भी काम करने वाले होते हैं, अश्वेत लोग या गिरमिटिया जितने भी काम करने बाहर से अफ्रीका जाया करते थे, उन्हें गिरमिटिया कहा जाता है। मैं बार बार बता चुका हूँ आप लोगों को, फिर से एक बार बताता हूँ। तो उनमें क्या होता था, साल के 365 दिन वो काम कराते थे और 20 पाउंड का कर लिया करते थे। सो ये कर बहुत ज़्यादा था उस समय के हिसाब से। तो गांधी जी इसको 3 पाउंड कराने के लिए सब मांग करते हैं, नहीं होता। गांधी जी खूब आंदोलन करते हैं, भाई ले जलजला, भीड़ की भीड़ ये चल रही है, मतलब हजारों आदमी, सैकड़ों आदमी गांधी जी के लिए जान देने के लिए तैयार। जब इतना बड़ा जलजला अंग्रेज़ देखते हैं तो थोड़ा सा डर जाते हैं गांधी जी का। अब भौकाल ये कहें कि नेतृत्व इतना अच्छा था, व्यक्तित्व इतना अच्छा था कि लोग उनके लिए अपनी जान देने तक के लिए तैयार थे। और गांधी जी वो कर को जो 20 पाउंड था साल में देना होता, उसको 3 पाउंड करा देते हैं और सफल होते हैं। आगे हम देखेंगे धर्म निरीक्षण सब खत्म होने के बाद क्या होता है, ईसाई भाई बहनों से बहुत मुलाकात होती है, सब घेर लेते हैं गांधी जी को कि आप नेता बन चुके हैं, आपकी सारी आवश्यकताएँ पूरी हो चुकी है, अब आप प्लीज़ ईसाई धर्म ग्रहण कर लीजिए। गांधी जी का फिर वही जवाब आता है, जब तक कि मैं अपने धर्म को उचित तरीके से ना जान लूँ तब तक मैं ईसाई धर्म ग्रहण नहीं करूँगा, तब तक मैं ईसाई धर्म ग्रहण नहीं करूँगा। काफ़ी तरीके से दबाव आता है, लेकिन गांधी जी का उत्तर रहता है ना तो ना। घर की व्यवस्था, अब क्या होता है, मुंबई से गांधी जी पैसा मंगाते हैं, वहीं पर दूसरा एक घर इकट्ठा बना लेते हैं, मतलब एक तो सरकारी घर रहता है जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ घर की व्यवस्था करते हैं। तो क्या होता है, वहीं पे विलायत में, पिटोरिया में जहाँ रहते हैं, नेटाल में बसते हैं, सॉरी नेटाल में, तो वहाँ पर एक घर लेते हैं, तो घर में एक नौकर रखते हैं। तो एक और गांधी जी जहाँ वहीं वकालत का काम अब शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो गांधी जी न्यायालय था उसमें उसका जो अश्वेत लोगों का घुसने का अधिकार नहीं था, उसको घुसने का अधिकार, सब चीज़ें, न्याय अधिकार, सब चीज़ दिला लेते हैं। अब गांधी जी अपना वकालत का काम वहाँ शुरू कर देते हैं। जब वकालत का अपना काम वहाँ शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि अंग्रेज एक होता है तो गांधी जी के साथ काम किया करता है, और दूसरे को जो नौकर होता है उसको घर पे रख के जाते हैं। तो नौकर क्या करता है, जो होता है गांधी जी को धोखा दिया करता है। गांधी जी उसके भरोसे अपना घर छोड़कर जाते हैं, और जब गांधी जी चले जाते हैं तो वो लड़कियों को बुला लेता है और वहाँ पर गलत काम करता है। तो इसमें क्या होता है, गांधी जी फंस सकते थे, गांधी जी की छवि खराब हो सकती थी। तो वो जो गांधी जी के साथ रहता है, वकालत जब गांधी जी करते हैं तो उनके साथ एक साथी होता है, वो गांधी जी को दौड़ के जाता है, बताता है कि आपको आपका नौकर धोखा दे रहा है। तो गांधी जी वहाँ से दौड़ के आते हैं पैदल। जब आते हैं, देखते हैं, तो गांधी जी उसको देखते हैं, बड़ा गांधी जी को दुख होता है, यार मैं तुझे अपने भाई जैसा मानता था, बेटे जैसा व्यवहार किया, तुझसे कभी मैंने नौकर जैसा व्यवहार नहीं किया, तूने यार मुझे धोखा दिया। गांधी जी को बहुत बुरा लगता है कि यार मैं तुझे बेटे जैसा रखता था, तूने मुझे धोखा दिया यार। गांधी कहते हैं मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, और उसे वहाँ से अपने घर से निकाल देते हैं। इस प्रकार क्या होता है, जो अब जब घर से निकाल देते हैं तो गांधी जी के साथ जो वकालत करने में रहता है उसको साथ रख लेते हैं, और गांधी जी का या इस प्रकार हम देखेंगे काम सब चीज़ चलने लगता है। अब भारत की ओर 3 साल हो चुके होते हैं, गांधी जी को अफ्रीका में 3 साल हो चुके होते हैं। तो ये होता है कि यार अब 6 महीने के लिए मैं अपने देश जाना चाहता हूँ। मान लो आप इलाहाबाद या दिल्ली, लखनऊ, मुंबई में कहीं भी काम करने या पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, बहुत दिन रह लेते हैं। तो ये होता है कि अपने घर पापा मम्मी से, या आपकी शादी हो गई तो पत्नी से मिल के आता हूँ। तो गांधी जी भी कहते हैं कि मैं 6 महीने के लिए भारत जाना चाहता हूँ। सब लोग ना करते हैं, लेकिन गांधी जी कहते हैं ज़रूरत होगी तो मैं वापस आ जाऊँगा। जब इतना कह करके गांधी जी यहाँ से अफ्रीका से भारत के लिए रवाना होते हैं 6 महीने के लिए, तो जो पार्टी बना कर आते हैं तो उसका जो कार्यभार होता है, इंडियन कांग्रेस वहाँ पर स्थापना करते हैं 1854। मैं आपको बता चुका हूँ उसकी डेट, मई की 22 तारीख को 1854 में नेटाल में कांग्रेस की स्थापना करते हैं। तो उसकी जो कमान होती है वो देकर आते हैं मियाँ खान पारसी और रुस्तम जी, 3 व्यक्ति रहते हैं। उन तीनों के हाथ में गांधी जी अपनी पार्टी की कमान दे करके भारत आते हैं। 1893 में गांधी जी जेल भी एक बार जाते हैं इसी अपने आंदोलन के कारण। तो जेल का भी स्वाद चख लेते हैं, क्योंकि एक क्रांतिकारी को ऐसा माना जाता था उस समय कि अगर वो जेल नहीं जाता तो वो सच्चा क्रांतिकारी नहीं है। सो गांधी जी जेल भी जा चुके थे, अब क्रांतिकारी बन चुके थे। अब क्या होता है, कलकत्ता में उतरते हैं 22 तारीख को मई की 1886 में, और उसी दिन जाना होता है गांधी जी को मुंबई। कांग्रेस का क्या होता है, अधिवेशन होता है, सबसे मिलते हैं, विदा लेते हैं, और जब मुंबई आ जाते हैं तो हम देखेंगे हिंदुस्तान में क्या होता है, प्रयागराज ट्रेन से गांधी जी आते हैं। प्रयागराज जो इस समय योगी जी ने प्रयागराज कर दिया है, पहले इलाहाबाद था। मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, सो आगे आपको बताता हूँ।
तो क्या होता है, प्रयागराज में गांधी जी की ट्रेन छूट जाती है, क्योंकि गांधी जी ट्रेन वहाँ पर रुकती है तो उतर के सोचते हैं लाओ थोड़ी देर घूम लेता हूँ भाई प्रयागराज। लेकिन स्टेशन मास्टर गांधी जी के लिए ट्रेन 2-3 मिनट रुकवाता है, लेकिन गांधी जी देर से आते हैं, सो ट्रेन चली जाती है। वो गांधी जी का सामान उतार करके बाहर रख देता है। तो गांधी जी वहाँ से जाते हैं, एक जो पत्रिकाएं जहाँ छपा करते हैं गांधी जी उसके पास जाते हैं। जब उसके पास जाते हैं जहाँ पत्रिकाएं छपती हैं, उससे बातचीत करते हैं, और जितना भी दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने किया था, जो बातचीत की थी, काफ़ी दिन बाद की बात है, गांधी जी 6-7 दिन घूमते हैं और जब वहाँ पर रुकते हैं तो उससे बात करते हैं। और जितना भी वहाँ अफ्रीका में अश्वेत लोगों के साथ अत्याचार होता है, गांधी जी जितना कायदे कानून करते हैं उन सब के लिए एक पत्रिका छपवा देते हैं, और वो पत्रिका क्या करते हैं पूरे भारत में फैला देते हैं। वो पत्रिका किसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका भी पहुंच जाती है। जब अफ्रीका पहुंच जाती है तो वहाँ पर अब जलजला गांधी जी के लिए तैयार हो रहा था। सो हम आगे देखेंगे, जलजला तैयार हो रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, राजनीतिक और सब क्या होता है, देश प्रेम की भावना गांधी जी के मन में होता है। भारत की भाई ठीक उल्टी राजनीति चल रही थी जैसी अफ्रीका में चल रही होती है। क्या होता है कि वहाँ अधिकारों का हनन होता है, सब चीज़ होता है, मतलब अधिकारों का हनन होता है। अब यहाँ उल्टी राजनीति चल रही होती है, यहाँ अपना को दाबना चाहता है, वहाँ क्या होता है कि जितने असहाय लोग होते हैं भारतीय, उनके अधिकारों का हनन होता है। सो गांधी जी बहुत परेशान होते हैं, सब चीज़ों से मिलते हैं। गांधी जी क्या करते हैं, करते हैं, समिति बनाते हैं, विश्वविद्यालय जाते हैं, इधर उधर टहलते हैं। क्या करते हैं, कांग्रेस में जब पहली बार जाते हैं तो सबसे मिलते हैं, लेकिन क्या करते हैं, गांधी जी को ज़्यादा भाव नहीं देते। जैसे कि आप किसी नए कॉलेज में जाएं तो ज़्यादा बच्चे वहाँ के जो होंगे वो आपको भाव नहीं देंगे, भाई आपसे बातचीत नहीं करेंगे, आप कितने भी बड़े नेता हों उनसे क्या मतलब है, आप नए थे। सो गांधी जी को कोई भाव नहीं देता, गांधी जी को हटा देता है कि भाई चलो साइड में। अब क्या होता है, मुंबई में सभा होती है, सब प्रकार मिलता है। उसी दिन गांधी जी के जो बहनोई होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरे दिन गांधी जी को मुंबई जाना होता है। गांधी जी जब मुंबई जाते हैं वहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन होता है, गांधी जी को बुलावा आता है और गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन के लिए जाते हैं, भाषण तैयार करते हैं। फिरोज शाह को वहाँ सुनने में आता है कि फिरोज शाह बहुत बड़े नेता होते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं। उनके भाषण में किसी प्रकार के रोने आदमी मन मगन हो जाता है, मस्त मौला आदमी, बहुत अच्छा भाषण देते हैं। गांधी जी को मन में सुनने की लालसा होती है और गांधी जी भी भाषण सुनने के लिए जाते हैं वहीं पर और बातचीत करते हैं, सब भाषण सुनते हैं। गांधी जी को बहुत कम मौका मिलता है भाषण देने का। भाई कांग्रेस उस समय थी तो नई बनी हुई थी, ज़्यादा दिन तो हुए, ज़्यादा साल नहीं हुए थे। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसी समय गांधी जी का थोड़ा समय रहता है। तो क्या होता है, जो गांधी जी के साथ था सबको मौका दिया जाता है, तो गांधी जी को मौका मिलता है। गांधी जी की फिर वही पुरानी, वहाँ इतने बड़े लीडर बन चुके थे, लेकिन गांधी जी के अंदर जो कमी थी अभी दूर नहीं हुई थी कि जैसे वो भाषण देने के लिए जाते हैं, सब अंग्रेजी में देते हैं, गांधी जी का नंबर आता है, पैर कांपने लगते हैं, थरथरा के गिर जाते हैं, वहीं पर आंखों सामने अंधेला सा जाता है, सब हंसने लगते हैं। गांधी जी बहुत उदास होते हैं कि यार अभी भी नहीं मैं बोल पाता, इतना ज़्यादा इतना काम किया, सब कुछ किया, लेकिन अभी भी नहीं बोल पाता। गांधी जी को बहुत अफसोस होता है और वही गांधी जी का जो प्रस्ताव रहता है, दूसरा व्यक्ति दूसरा नेता पढ़ता है और वो प्रस्ताव बड़े सपोर्ट के साथ पारित हो जाता है। गांधी जी की बात होती है, मुंबई में सभा होता है, दूसरे दिन मुंबई जाते हैं, भाषण की तैयारी करते हैं, सबसे मिलते हैं। दफ्तर में उसी समय क्या होता है, दफ्तर में मिलते हैं तो फिरोज शाह सबसे मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पूना में, जब पूना में होता है तो लोकमान्य तिलक से मिलते हैं और जो रहते हैं गोखले उनसे भी मिलते हैं। लेकिन गांधी जी को कोई ज़्यादा भाव नहीं देता, लेकिन जो गोखले रहते हैं उनसे गांधी जी का अच्छा व्यवहार बन जाता है। धीरे धीरे करके क्या होता है, भाषण इंग्लिश में सब बोलते हैं, लेकिन गांधी जी फिर से भाषण देते हैं, लेकिन हिंदी में देते हैं। इस बार गांधी जी के सामने आंखों के अंधेला नहीं छाता, गांधी जी का जो डर था वो धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। अब हम देखेंगे गांधी जी को फिर से एक पत्र मिलता है कि जल्दी से अफ्रीका लौटिए। अब गांधी जी घबरा जाते हैं कि यार ये क्या मैटर हुआ, यार अफ्रीका तुरंत बुला रहे हैं। सो पत्र, अब गांधी जी को थोड़ा तो शक हो गया था कि यार जो मैंने प्रयागराज में पत्रिका छपवाई थी अफ्रीका के खिलाफ, लग रहा है अफ्रीका पहुंच गए और वहाँ जलजला तैयार हो रहा है। अब क्या होता है, गांधी जी कहते हैं कि आप फटाक से मेरी टिकट करा दीजिए, बुक करा दीजिए, मैं तुरंत आता हूँ। और गांधी जी का इस प्रकार क्या होता है, अफ्रीका में जाने के लिए तैयार होते हैं। इस बार अपनी पत्नी, बच्चे, बहन और उनके लड़के को लेकर के गांधी जी अफ्रीका के लिए रवाना होते हैं। इस बार गांधी जी परिवार के साथ अफ्रीका के लिए रवाना होते हैं, क्योंकि गांधी जी का यहाँ काम धंधा तो चलता नहीं भाई, वकालत भी नहीं सही चलती, आती भी नहीं ज़्यादा, वकील बन जाते हैं लेकिन वकालत नहीं आती है। सो अफ्रीका जाते हैं, वहाँ पर गांधी जी का काफ़ी नेता बन चुके होते हैं, सब कुछ बैठे बैठे मतलब अच्छे से नेता होते हैं, सब चीज़ गांधी जी को मिलता है अच्छे से, वहाँ वकालत भी अच्छी चलती है। सो गांधी जी कहते हैं कि अब मैं अफ्रीका जा रहा हूँ, वहाँ अपने सबको परिवार को लिवा आ जाते हैं।
अब हम आगे की कहानी आगे के भागों में देखेंगे।